हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसे कि बिहार पीसीएस और उसकी अन्य परीक्षाओं में जो भी आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग उसकी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। बाकी अभी क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। सबसे पहली कौन सी घटना हुई? नादिर शाह आक्रमण। ठीक है, वह भारत नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? दादा भाई नौरोजी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच विशेषज्ञ। सातवां देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा। और अब देखते हैं, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन किस युद्ध के में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? वांडीवास का युद्ध। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस युद्ध संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय 1749 से 54। तो जैसा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का हुआ था 1746 से 48 और द्वितीय 1749 से 54 और तृतीय युद्ध जो है 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखेगा उससे बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित है। अन्य प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 के क्या हैं? तो चलिए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने की कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लीटन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे किया था? कोचीन में 1503 में स्थापित किया। इसके बाद 1505 में कुन्नू गोवा द्वीप हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है। अंग्रेजी का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये चौथा था, अंग्रेजियों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस
बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को सौली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो चार्ल्स द्वितीय नाम था। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को है। किसको है? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क है। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया और 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसमें अल्मीडा हुए। कौन हुए? अल्मीडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया और 1503 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा। अच्छा, 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपना व्यापारिक कोठी खोली। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया इधर। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में। ये 1994 का है। 1994 का है। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया था। 1613 ईस्वी में, ये घुमा फिरा के ये सब क्वेश्चन फिर हर एग्जाम में आते रहते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में खोली गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज के बारे में देख लेते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये सारण में हुआ था। कौन सा? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब किया था? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राज खान। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से बंगालों के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम जो है, इसने बगावत नहीं की थी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में, एक मिनट, दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडुगुल और मालाबार के पॉलीगौरों ने भी अंग्रेजी भूमि की व्यवस्था को
कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1801 से 5 ईस्वी तक अभ्यर्थित जिले तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पॉलीगरों का विद्रोह चलता रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, कौन कहता? अंग्रेजों के श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध लड़ा गया था, 64 के मध्य। तो जैसे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो कौन किया था? हॉल्ट मैकेंजी। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो हॉल्ट मैकेंजी। इसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भारत पर लागू थी। महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ये परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा, 30% भाग पर लागू थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? अस्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था? अस्थायी बंदोबस्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में ज़मीन का स्वामित्व जमींदार को दे दिया गया और किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये किया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में किस दौरान हुआ था? 1876 से 78 के मध्य। ठीक है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में से किस दौरान हुआ था? 1876 और 78 के मध्य। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876 और 78 में पड़ा। ये संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। इसके बाद सन 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग पंजाब के थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? स्ट्रेची आयोग। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1833 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें
अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। आयोग जो भी हो और उससे संबंधित जो भी कार्य हो उसको याद रखना चाहिए, परीक्षा में आजकल वो भी पूछ ले जा रहे हैं। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में कम कर चुके ब्रिटानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देसी खर्च भारत में सम्मिलित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? थॉमस मुनरो। मद्रास रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति का शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। रैयतवाड़ी प्रथा। तो रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? जमींदार। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडलों के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ये क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में। रजनी पद्धति दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी जिससे भावी सरकारी खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी। ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण निम्न हैं। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय
कर भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना और लंकाशायर व मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर भारत पर मुक्त व्यापारी प्रणाली को थोपना, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय कर, भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना और लंकाशायर व मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी। रिपीटेड देख लीजिए कितनी बार आ रहा है। बिहार CTPO में भी, बिहार PCS में भी, हर पेपर में ये रिपीट करता है। 1857 के विद्रोह के संबंध में देखते हैं। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? बैरकपुर से किया था। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों होसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसको वीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। तो देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। 1857 में विद्रोह को वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। RC मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में विद्रोह में न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही संग्राम माना। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना। कौन? RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह के नेता एक कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस थे। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस थे। 1857 क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र और ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, कानपुर कैंपबेल, इलाहाबाद कर्नल नील, झांसी हीरोज, बरेली कैंपबेल, दिल्ली निकोलस हडसन। इनमें से 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था तो विश्वनाथ दुबे। 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था विश्वनाथ दुबे। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया? तो जुलाई 1857। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? जुलाई 1857। बिहार
बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह। किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीश सिंह कब प्रविष्ट हुए भैया? तो ये हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी से। ठीक है। तो कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर के किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये कुंवर सिंह भैया ने किया। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित थे। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोग ने सक्रिय भाग लिया। नाना साहेब, जिनका मूल नाम दौंदूपंत था, उन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 के क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। बेगम जीनत महल मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा जाता है। यह समय गज़लें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर व आप पर लगी हैं। ख़ानदान मुगलिया का खून हिंदू को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ कहाँ पर किया? तो ये किया था बैरकपुर में। और मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? बैरकपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर, मजदूर, कृषक और जमींदारों ने भाग लिया था। ठीक है। वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था तो कौन कौन? खेतिहर, मजदूर, कृषक और जमींदार ने। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर है। कौन है? वी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858।
मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857। मुग़ल बादशाह एक बार देख लेते हैं किसको क्वेश्चन। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बस का। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता था। वह मुग़ल वंश का अंतिम शासक था। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफ़र को रंगून वर्मा निर्वासित कर दिया है, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफ़र 1838 से 57 तक मुग़ल शासक रहा। वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गज़लें लिखी और तथा उसके दरबार में मिर्ज़ा गालिब, दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे। निम्नलिखित में से 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल थे? तो किस जगह शामिल हुए? तो आरा। तो एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आर.सी. मजूमदार की ये पुस्तक जो है द म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये याद रखिएगा। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था, बाकी सब थे। ठीक है, तो क्या क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ती की रोकथाम। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन सही है, जो कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की थी। कहाँ की थी? पटना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए? दिसंबर 1856। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किए थे भैया बिहार से। कहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। बंग दर्रा तथा असरार एक खुद ही मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह और अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर ने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया।
तो गोरखा से, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीश सिंह के कहाँ के राजा थे? तो जगदीश सिंह के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर को छोड़ के सभी भाग जो है ये सब प्रभावित थे। तो ये नहीं था और मुंगेर नहीं था, बाकी सभी थे। एक मिनट। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर अप्रभावित रहा, बाकी दानापुर, पटना, आरा ये सब प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37वां। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरमैन, डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरमैन, डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा था? तो तात्या टोपे। निम्नलिखित किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा था? तात्या टोपे। तो अन्य जन आंदोलन जो 1757 से लेकर 1857 तक चला, उसके बारे में जान लेते हैं। 1855 का संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो तथा कान्हू ने। सिद्धो और कान्हू ने। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख था? तो सन्यासी विद्रोह का। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। ये भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। 1831 में बुद्धो भगत का नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संथाल विद्रोह
सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो इसके बारे में देखते हैं। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तात्कालिक शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिम पंजाब में भगत जवाहर मल ने किया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 72 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयाँ की तथा इसका प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु 1885 ईस्वी में रंगून में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम? गोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए? खोंड जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अनंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो गई। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ठीक है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। इनमें से चलिए भारत में शिक्षा का विकास संबंधित इनमें से देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे, तो अल्ताफ़ हुसैन अली हाली नहीं जुड़े थे। बाकी मोहम्मद कासिम नवंतवी, अब्दुल रशीद गंगोही और महमूद उल हसन जुड़े थे। बनारस काशी विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। काशी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। 1855 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो ये कौन किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज अब फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय पूरे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गई। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड मैकाले 1835। अंग्रेजी भाषा बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे जी इनके गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा मोहन राय थे। कौन थे? राजा मोहन राय थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने किया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डी के कर्वे ने किया था। भारत में
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी SNDT विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित किया गया। डॉक्टर कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? राधाकृष्णन आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार का नाम था राधाकृष्णन आयोग। तो कुछ महत्वपूर्ण आयोग के बारे में देख लेते हैं। वर्धा आयोग 1937, वर्धा आयोग जो है 1937 ईस्वी। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 ईस्वी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 और स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्णन आयोग था। वर्धा शिक्षा आयोग 1937 ईस्वी। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49 ईस्वी। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 ईस्वी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्णन आयोग था। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो लॉर्ड मैकाले। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की? तो लॉर्ड मैकाले ने वकालत की थी। लॉर्ड मैकाले के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत का सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसौदा तैयार किया। फिल्ट्रेशन की थ्योरी भी लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसने कहा था कि पश्चिम की एक लाइब्रेरी हिंदुस्तान की सारी नॉलेज की बराबर है। इसने तंज मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा? टीवी मैकाले। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा भारत की संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह टीवी मैकाले ने कहा था। आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद को देखते हुए बेंटिंग ने टीवी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले आंग्ल भाषा की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसके बारे में जान लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मार्क्वेस ऑफ वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान, धार्मिक और परिचित से करवाने का प्रमुख केंद्र था। 8वां देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल। कौन सी? अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खान और कामरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? बाल गंगाधर तिलक। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में प्रकाशित किया। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी मराठी में प्रकाशित किया। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ये गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1857 में लिखी गई पुस्तक। इसका संबंध आर्य समाज से है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1857 में लिखी गई। इसका संबंध आर्य समाज से है। इंडिया डिवाइडेड कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया? ज्योतिराव फूले। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लाल नेहरू की रचना हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की रचना है और हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। 1857 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिराव फूले ने। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? तो B.A. स्मिथ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? तो B.A. स्मिथ। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? तो इसको लिखा था राजेंद्र प्रसाद ने। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, जबकि पेंड्रल मून ने डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन था? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो ये था सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। क्या था? इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था मजबूर हक ने। ठीक है। समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इसे देश भूषण की उपाधि दी थी। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मतलब संस्थापक और समाचार पत्र
उनकी कौन कौन सी थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा की इंडियन पीपुल्स, और मोहम्मद अली की कॉमरेड अंग्रेजी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ऐसे डांगे द सोशलिस्ट अंग्रेजी में, मुजफ्फर अहमद नवयुग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल्स, मोहम्मद अली कॉमरेड अंग्रेजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, S.A. डांगे द सोशलिस्ट अंग्रेजी में थी, मुजफ्फर अहमद नवयुग। सन 1882 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो ये प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। इसके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 में इसे बंद करवा दिया गया। मूक नायक समाचार पत्र कौन से संबंध थे? तो बी आर अम्बेडकर। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 के मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। संवाद कौमुदी। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? महात्मा गांधी। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये बांग्ला में होता है। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रिका के अग्रदूत थे। इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, ध्यान दीजिएगा, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी जो है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। आनंद मठ का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर दीजिए। निम्नलिखित में से अगर अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसमें था कौन सा पत्र नहीं था? ये नहीं था, बाकी सब थे। द हिंदू, बंगाली और द मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम सीधे इसके एक्सप्लेनेशन में पत्रिकाएं और उसके संपादक के विषय में देख लेते हैं। ठीक है। तो हिंदू के संबंध में द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार।
स्वामी शाहजहान सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। बाकी घन संध्या, युगांतर, गदर सब जुड़ी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। बाकी संध्या, युगांतर, गदर ये सब जुड़ी थी। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर, गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। अभिनव भारत कौन संबंधित थे? तो भैया इसके सावरकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सावरकर के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। 34वां देखते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो लीडर। कौन सा था? लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। लीडर के बारे में देखते हैं। लीडर समाचार पत्र मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ इनोवेशन द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। और फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किया था? तो ये तारकनाथ दास जी ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती रेड शर्ट्स आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर। दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। दशहर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। यह एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो ये CR दास ने लिखा था। कौन लिखा था? चित्तरंजन दास जी ने। हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये थे जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? तो ये थे RC दत्त जी थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? RC दत्त जी। ठीक है। गांधीवादी बनाम लेनिन किसने लिखा? गांधीवादी बनाम लेनिन किसने लिखा था? तो ये लिखे थे श्रीपद डांगे जी ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीपद डांगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तिलक की पुस्तक तिलक ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य को जो है तिलक जी ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ भी किया। उन्होंने भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ भी किया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा।
झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो है श्याम लाल पार्षद के द्वारा जी लिखा गया था। झंडा गीत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने कृत आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पुस्तक का मिलान करते हैं, यहाँ से देखते हैं। एक मिनट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ताराचंद जी ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान W.W. हंटर। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसके थे वैलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसके किए थे माइकल मधुसूदन दत्त। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था, तो एनी बेसेंट से। किससे था? एनी बेसेंट से। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था एनी बेसेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो गीता रहस्य को तिलक जी ने लिखा था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 50 का एक्सप्लेनेशन। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से था। इन्होंने आई और सी याद रखिए। न्यू इंडिया NC याद रखिए एनी बेसेंट से। ठीक है। तो इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया व साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। क्यों ना फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो गीता रहस्य नाम पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। कौन से जेल में? मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की। इसमें क्या किया था? श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते हैं बाद में।